अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर एक दिन की बात ही आज भी हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स के प्रश्नों को भी देखेंगे। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे, तो आज के सेशन में काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें होने वाली है और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज हम लोग अटलांटिक और इंडियन ओशियन के बारे में जानेंगे। कल हम लोगों ने पैसिफिक ओशियन के बारे में जाना था। आई होप कि आप लोगों को ज्योग्राफी जो साथ साथ में चल रही हो आपको पसंद आ रही होगी, और यदि पसंद आ रही है तो क्या करना है दोस्तों, अपने दोस्तों को भी इसमें शेयर करके ऐड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब होते हैं। ये सब आपको धीरे धीरे करके इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप पर प्रेशर ना हो और आप लोग आसानी से कर पाएँ। तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज़, नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाते चलिए। ओके, जितने भी 8, 10, 12 पॉइंट्स होते हैं उसे नोट करते चलिए ताकि आपको बाद में काम आ सके। ओके, सिर्फ ऊपर ऊपर कर लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छे से समझ लीजिएगा तो 50 से 60% याद रह ही जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग आज के करंट अफेयर्स को शुरू करेंगे। और यदि आप में से कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो पसंद का बटन दबा दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए वीडियो को। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या है हमारा। तो आज का एजेंडा में पहले की तरह ही इंटरनेशनल न्यूज है, नेशनल न्यूज है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में है, कुछ स्कीम्स के बारे में है, और मैंने बताया पहले भी कि अटलांटिक और हिंद महासागर के बारे में है। ओके, तो दोस्तों प्रीमियर शुरू हो चुका होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करके इसमें जोड़ लीजिए, और आप लोग कमेंट भी करते चलिए साथ में। जितने भी एक्स्ट्रा स्टैटिक के प्रश्न हैं उसके कमेंट आप लोग यदि करते चलिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा आपके दिमाग में। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं आज की जो हमारी एक्स्ट्रा टॉपिक है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन के बारे में। ठीक है दोस्तों, उसके पहले हम लोग सुर्खियों से शुरुआत करते हैं। हमारा सुर्खियां आज की क्या है कि अमेरिकी सीनेट ने विवेक मूर्ति भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति बाइडेन सर्जन जनरल के रूप में पुष्टि की है। ओके, मतलब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके सर्जन जनरल के रूप में एक भारतीय मूल के व्यक्ति बने जिनका नाम है विवेक मूर्ति। ओके, चलिए अगला है कि अमेरिका ने भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना होंगे, ये हमारा नेशनल न्यूज है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, अगला, नवीनतम वैश्विक घर मूल्यांकन सूचकांक में भारत का 56वां स्थान है। अगला, रक्षा मंत्रालय ने महिंद्रा कंपनी के साथ 1300 लड़ाकू वाहनों के लिए खरीद के लिए करार किया है। अगला, हाल ही में CDS बिपिन रावत द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित वज्र जहाज को सेवा में लाया गया है। अगला, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ में एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन में को। सबसे पहले अटलांटिक ओशियन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, ये आपको देखने में लग रहा होगा किस टाइप का, एस आकार का। तो जी हाँ, पहला प्रश्न यही कि एस आकार का ओशियन कौन सा है, कौन सा महासागर एस आकार का महासागर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन। ओके, अगला पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिए कि कौन कौन कंटिनेंट से टच करता है। तो आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, साउथ अमेरिका दिखेगा, यूरोप दिखेगा और अफ्रीका दिखेगा। ओके, तो ये भी 4 महाद्वीप से टच करता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया एस आकार का महासागर तो आप लोग बता पाओगे आसानी से कौन सा, अटलांटिक महासागर। ओके दोस्तों, अब हम तीसरी बात को जानते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा लवणता वाला महासागर है। ओके, सबसे ज़्यादा क्षारीय महासागर है। ठीक है, और ये भी तो आपको पता ही होगा कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे पहला पैसिफिक, सेकेंड पर ये आता है। ओके, देखिए दोस्तों, कुछ बातों को आप लोग कंसेप्चुअली समझिएगा कि हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इधर यूरोप है, तो इधर के लोग इधर आते जाते रहते हैं, इधर से इधर आते जाते रहते हैं, इधर से इधर आते जाते रहते हैं। तो मतलब कि अटलांटिक ओशियन मिला जुला कर कुल कहने योग्य बात ये है आपके समझने के लिए कि सबसे ज़्यादा व्यस्ततम महासागर है। तो आपसे यदि पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा व्यस्ततम महासागर कौन है, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा, अटलांटिक महासागर। ओके, अब देखिए दोस्तों, आपको ऊपर में दिख रहा होगा क्या, नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से ठंडी हवा इधर आते रहती है, आपको पता होगा ठंडी हवा इधर आते रहती है, तो इसलिए आती है तो कोहरा जैसे लाते रहती है। ओके, तो इसलिए इसे अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी बोलते हैं। क्या, अंध महासागर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ।
ये आपको दिख रहा होगा पोर्टो रिको ट्रेंच दिख रहा है। तो ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा मतलब सबसे गहरा गर्त है। कौन? पोर्टो रिको। इसे अब एक नया नाम से भी जाना जाने लगा है जिसका नाम है मिल्वाकी। क्या? मिल्वाकी। ओके, तो इन सारी बातों को आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ और बातें मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ? हाँ, सर्वाधिक ठंडा महासागर ये है। क्या? सर्वाधिक ठंडा महासागर भी है ये। ओके, सर्वाधिक मग्न तट वाला महासागर भी है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मग्न तट वाला महासागर क्या होता है भाई। तो आप लोग कभी ना कभी जरूर नदी नहाने गए होंगे, खासकर गांव वाली नदी। तो उसमें क्या होता है कि किनारे पर गए तो किनारे पर से धीरे 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 ऐसा स्लोप होते जाता है। होता है ना कि आप लोग बहुत दूर तक भी चले जाओ तो बस आपको इतना ही पानी लगता है, धीरे धीरे मतलब गड्ढा होता है। तो इसी को बोलते हैं मग्न तट वाला महासागर। तो सबसे ज़्यादा मग्न तट ये देखिए, सबसे ज़्यादा मग्न तट वाला महासागर कौन है? यही है, जिसका नाम है अटलांटिक ओशियन। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा अटलांटिक ओशियन के बारे में। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने देश के नाम पर विकसित महासागर, जिसे आप लोग हिंद महासागर के नाम से भी जानते हो, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इंडियन ओशियन में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओह माय गॉड, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, ये गलती से पैसिफिक ओशियन का मैप आ चुका है। मैं कल आपको इंडियन ओशियन के बारे में प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। ओके, आज के लिए सिर्फ आप अटलांटिक पर फोकस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बातें अब नहीं, अब आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। क्या हमारा पहला प्रश्न है? तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, यदि और लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि स्टैटिक के काफ़ी धाकड़ प्रश्न होने वाले हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं दिखेंगे आगे। ओके, तो जल्दी से अपने दोस्तों को जोड़िए। आइए अब पहले प्रश्न को देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबड़े ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्ति करने की सिफारिश की है? तो ये अभी शरद बोबड़े जो जी हैं, नहीं ये शरद बोबड़े नहीं है। तो जो शरद बोबड़े जी हैं वो भारत के 47वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, इन्होंने सिफारिश की है कि भाई 48वें राष्ट्रपति जो आगे आने वाले राष्ट्रपति होंगे उनको एन.वी. रमन्ना जी को बनाया जाए। किन्हें बनाया जाए? एन.वी. रमन्ना जी को। ओके, आप लोग ये बात जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं मोस्टली टाइम वही मुख्य न्यायाधीश बनते हैं जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होते हैं, मतलब सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ओके, तो ये ऐसे भी यही सिस्टम है कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपीरियंस्ड रहता है वही मुख्य न्यायाधीश बनता है। तो अब इनके बाद यही एन.वी. रमन्ना जी बनेंगे। ओके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है और ये चलते रहता है। आइए दोस्तों, हम जानेंगे एक्स्ट्रा मसाला के बारे में कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े कब सेवानिवृत्त होने वाले हैं, मतलब इनकी रिटायरमेंट कब होगी। तो ये अप्रैल 23 में। कब? अप्रैल 23 अप्रैल को इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। और इनके बाद याद कर लीजिए दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें चीफ जस्टिस बनेंगे। किनके बाद? शरद ए बोबड़े के बाद। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगे आने वाले एग्जाम्स में 110% पूछेगा। तो इसे जैसे भी दिमाग में घुसा लीजिए कि एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि भारत के किस स्रोत से न्यायालय के एकल आदेश की अवधारणा प्राप्त हुई। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से न्यायालय के एकल आदेश की अवधारणा प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पॉलिटी का ही प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो नियुक्त करता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति भी हटा सकता है। ओके, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन क्या है। ये प्रश्न आपके लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछेगा। ओके, पहले पूछा करते थे, पहले प्रश्नों की कमी थी, अब प्रश्नों की कमी नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 124, क्या? अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 124। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर भी जरूर से जरूर अपने दिमाग में दे दिया होगा। और इसका उत्तर क्या है? हीरालाल कानिया। ओके, हीरालाल कानिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के? एन.वी. रमन्ना। ओके, अभी कौन है? शरद ए बोबड़े, ये 47वें, अगले जो बनेंगे वो 48वें होंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी बातें थी। अब आइए अगले प्रश्न को देखेंगे कि अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की है। ओके, ये प्रश्न है, मतलब कि
जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अभी, कौन है? जो बाइडेन, ठीक है। इनके सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विवेक मूर्ति। देखिए, ये सारे प्रश्न वैसे कतई इंपॉर्टेंट नहीं थे, नहीं पूछेगा ये सब, लेकिन क्यों अब इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके लिए? क्योंकि इसमें अब इंडिया शब्द आ गया है, भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हो गए, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग बस मूर्ति जी का नाम याद रखिएगा कि ये यदि जो बाइडेन को कभी कुछ बीमारी हुई तो उनको ठीक करने में मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें थी। आइए एक्स्ट्रा मसाला में हम कुछ फैक्ट्स को जानते हैं कि कैबिनेट एजेंसी में प्रतिनिधित्व कर गृह मंत्री बनने वाली अमेरिकी मूल की पहली नागरिक कौन बनी है? इस प्रश्न का उत्तर कई दफ़ा बताया जा चुका है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डेव हॉलैंड। ओके, कैबिनेट एजेंसी में प्रतिनिधित्व कर गृह मंत्री बनने वाली अमेरिकी मूल की पहली नागरिक। अमेरिका के जो मूल नागरिक हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस साहब जब अमेरिका पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहले देखकर क्या बोला था? वहाँ के निवासियों को लाल लाल दिख रहे थे तो उन्होंने रेड इंडियन कहा, क्योंकि वो इंडिया की खोज में निकले थे तो उन्हें लगा कि यही इंडिया है, तो उन्होंने लाल लाल दिख रहे निवासियों को रेड इंडियन कहा। ठीक है, तो ये डेव हॉलैंड जी रेड इंडियन है। ओके, अगला है, हाल ही में नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये माला अडिगा जी को। किन्हें? माला अडिगा जी को। ओके, अगला है प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हियर टूर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये भी अमेरिका द्वारा किया गया है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं था। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद व्हाइट हाउस के दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, ये प्रश्न का जवाब आपको देना है। अब मैं आपसे शुरू में ही प्रश्न पूछ लूँगा क्योंकि आप लोग लास्ट तक जाते ही नहीं हो। इतना भी तो बेकार नहीं रहता है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग लास्ट तक तो जाया करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। ओके, चलिए अब अगले को देखेंगे। इसके पहले इसका जवाब हम मुझको कमेंट में चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने का फैसला किया है? विच कंट्री है डिसाइडेड टू री एस्टैब्लिश होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग विथ इंडिया? जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट लग रहा है कि सिक्योरिटी डायलॉग मतलब दो राष्ट्रों के बीच कि सुरक्षा वार्ता को मजबूत करने के लिए, आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में ये शुरू किया गया था। तो किसके किसके बीच? भारत और यूएसए। किसके किसके बीच? भारत और यूएसए के बीच में। ओके, ये डोनाल्ड ट्रंप के साहब में थोड़ा सा रुक गया था, मतलब इस पर सैंक्शन लग गया था, लेकिन अब जो बाइडेन साहब आए तो ये फिर से शुरू हो गया है। ओके, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि किस देश की प्रतिनिधि सभा ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम वावा को फिर से लागू करने के लिए एक कानून पारित किया है? तो जो बाइडेन साहब मतलब कि अमेरिका ने। ठीक है, आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे। ठीक है, मतलब कुछ बदमाशी ठीक भी था, कुछ बदमाशी थोड़ा सा खराब भी था। ओके, तो इसी में इन्होंने वावा को बंद कर दिया था, लेकिन जो बाइडेन साहब आए तो फिर से वावा को शुरू कर दिए हैं। ओके, डोनाल्ड ट्रंप साहब पेरिस क्लाइमेट का जो समझौता था उससे भी बाहर हो गए, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन साहब आए फिर से उसमें वापस आ गए। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हुई। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के बीच पहला होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग कब हुआ? तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2011 में हुआ था। ठीक है, इंडिया यूएसए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम युद्ध अभ्यास है। ठीक, इंडिया और यूएसए ज्वाइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अपने राजस्थान के थार मरुस्थल में इसकी प्रैक्टिस की गई थी। ओके, और साथ साथ आपको वज्र प्रहार के बारे में भी पता ही होगा कि भारत और अमेरिका के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है, वज्र प्रहार। ओके, तो इतनी सारी बातें आज अमेरिका के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ फिर से जान लिया है। ओके, आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि नवीनतम वैश्विक घर मूल्यांकन सूचकांक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स? तो इंडिया का स्थान 56 है। ओके, टॉप पर कौन है? आप लोग बिलीव नहीं करोगे, टॉप पर तुर्की है। कौन? तुर्की। और तुर्की दोस्तों एक इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब कि दो महादेश में ये फैला हुआ है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी बोलते हैं। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बीच बीच में निकल जाते हैं। ठीक है, अगला है यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत 149 देशों में किस स्थान पर है? तो यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत 149 देशों में काफ़ी इसका स्थान बुरा है, 139वां है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया था, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकी आकलन करने की दूसरी विधि होती है, लेकिन वैसे हम लोग काफ़ी खुश हैं।
ठीक है, खुशहाली में हम लोग कमी नहीं करते हैं, कोई भी मौका हो खुशहाली ढूंढ लेते हैं। इतना बड़ा कोरोना का खतरा आया था, अभी भी जा रही है, लेकिन हम लोग खुश हैं, मग्न हैं। ओके, बस बाहर बाहर दिखता है कि हाँ कोरोना है। चलिए अगला है प्रश्न कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में किस देश को दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में चुना गया? पता नहीं फिनलैंड वालों को क्यों खुशहाल चुना जाता है, अरे चुना जाएगा, उधर लोग ही कितने रहते हैं। ओके, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के हिसाब से सबसे प्रदूषित शहर, तो चीन का शिजियांग प्राप्त था। ओके, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी की बात कर ले तो अपना भारत की राजधानी नई दिल्ली थी, वैसे चीन का शिजियांग प्रांत था। ओके, अगला है भारत लोकतंत्र सूचकांक 2020 में किस स्थान पर था? तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत थोड़ा सा डाउन आ गया था, 53वें स्थान पर आ गया था। ओके, उसके पहले वो 37वें स्थान पर था और अब इस बार गिरकर 53वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारतीय पासपोर्ट को 85वां, कौन सा 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, सबसे टॉप पर कौन है? तो सबसे टॉप पर जापान था। ओके दोस्तों, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और ये सारे जो इंडेक्सेज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाएंगे अगले आने वाले परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा भारत का पहला FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, फार्मर्स किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। किसान सम्मान योजना लागू किया था, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश ने, तो उसी की कड़ी में ये बहुत सारे कार्यक्रम उसके अंतर्गत किए जा रहे हैं, और उसी में ये एक FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया जाना उसका एक भाग है। ठीक है, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला में जानते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, कि हाल ही में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया गया? 3 दिवसीय शहनाई उत्सव, आपको पता होगा कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुई थी ना, और उसके 91 साल पूरा हो रहे हैं, दांडी सत्याग्रह के 91 साल पूरा हो रहे हैं, तो इसके कड़ी में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ चौरा चौरी कांड के शताब्दी समारोह में भी ढेर सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत भी। और एक बात और कि 75 साल का हो रहा है हमारा भारत स्वतंत्र होने के बाद, तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो मेन रूप से जो भारत आज़ादी का अपना 75वां सालगिरह मनाएगा, तो इसी कड़ी में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी हाल फिलहाल में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया। ओके, तो ये बात थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस ने महिला कांस्टेबल के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा शुरू की है? तो ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, खासकर नोएडा वाले इलाके में, वहाँ पर सबसे पहली बार शुरू हुई है। ओके, अगला है वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन की सूची में किस राज्य की पुलिस स्टेशन टॉप पर है? तो ये है मणिपुर की। किसकी? मणिपुर की जो पुलिस स्टेशन है ये टॉप पर रही है 2020 में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के मामले में। और उत्तर प्रदेश का एक 8वां नंबर पर था, मुरादाबाद जिले का कंठ पुलिस स्टेशन। ओके, कांठ। ठीक है, अगला है कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। अगला है कि हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। ठीक है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये भी उत्तर प्रदेश में। तो मिला जुला कर उत्तर प्रदेश के झांसी में वो था। बहुत सारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते रहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से काफ़ी बड़ा राज्य है, एरिया में भी ठीक ठाक बड़ा है। ओके, तो इस कारण से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होते रहते हैं। आपको याद होगा डिफेंस एक्सपो, यूथ एक्सपो लखनऊ में, ये सब होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में, अपनी राजधानी में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बस इनका नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह जी के बारे में। ओके, 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी सुखदेव और राजगुरु जी के साथ में। ठीक है, तो 23 मार्च को ही, अभी 23 मार्च 2021 को इनके सम्मान में नई दिल्ली में एक स्मारक का उद्घाटन किया गया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। ओके, और एक बात और आपको पता होगी कि पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कहा जाता था, और इसी साल उसको रिन्यू करके नामकरण चेंज करके उसका नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग एक्स्ट्रा मसाला में दिल्ली के बारे में कुछ जानते हैं कि दिल्ली की विधानसभा में कितने सीट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 70 सीट है। किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए इसका नाम NCR किया गया था? आप लोग जानते होंगे दिल्ली लिखा जाता है कि दिल्ली NCR के क्षेत्र में हुई भारी बारिश,
या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन में? तो काफ़ी ईजी है, 69 मतलब 69वें संविधान संशोधन में। ओके, अगला है कि दिल्ली में पुराना किला या पाँचवीं दिल्ली जिसे बोलते हैं का निर्माण किसने कराया था? तो पाँचवीं दिल्ली का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, और नई दिल्ली जिसमें लाल किला वगैरह है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ओके, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी शाहजहां ने। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो आपको पता होगा अनिल बैजल। और अभी दिल्ली में काफ़ी हंगामा भी मचा है उपराज्यपाल को लेकर, क्योंकि सेंटर में एक बिल पास हुआ है कि उपराज्यपाल की इससे कुछ और शक्तियाँ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल परेशान है। ओके, और ज़्यादा कुछ वैसे होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर किया गया है जो आपको बाद में पता चल ही जाएगा क्या अंतर किया गया, अभी खुलकर पता नहीं चला है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हुई। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं कि हाल ही में CDS बिपिन रावत द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित वज्र जहाज को सेवा में लाया गया, इसकी निर्माणकर्ता कंपनी कौन है? तो ये वज्र जहाज हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, युद्धपोत की बात कर रहा हूँ। ओके, पानी वाला जहाज की। तो ये वज्र जहाज को सेवा में लाया गया है, इसकी निर्माणकर्ता कंपनी कौन है? L&T लार्सन्स एंड टुर्बो। ओके, ये चेन्नई में इसका कमीशन किया गया। कौन किए? मैंने ऊपर बता रखा है, CDS बिपिन रावत द्वारा ये कमीशन किया गया है। ठीक है, अब जानिए एक्स्ट्रा मसाला में कुछ बातें कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस की बातें हो रही है तो नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि भारत द्वारा फॉल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया है? सारे डिफेंस से रिलेटेड आज प्रश्न है। तो भारत द्वारा इजराइल से फॉल्कन रडार सिस्टम खरीदा गया है, और इजराइल दोस्तों इक्विपमेंट के मामले में, खासकर डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में काफ़ी सक्षम है। ओके, उसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, हाई वाला टेक्नोलॉजी है। ओके, और साथ ही साथ इजराइल के बारे में तो आपको एक खासियत पता ही होगी कि उसके यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, सबको कम से कम 3 वर्ष सेना की सारी जानकारियाँ लेनी होती है। कहने का मतलब सेना की ट्रेनिंग उसको दी जाती है ताकि ज़रूरत आने पर सभी लोग आसानी से बंदूक चला सके। ओके, उन्हें हर बंदूक चलाने की जानकारी मिलती है, चाहे वो फिर महिला हो या फिर पुरुष। ओके, अगला प्रश्न कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको पता भी होगा इसके बारे में कि 18 मई 1974। कब? 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया था, और जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, राफेल विमान सौदा किस देश के साथ? बताइए, मैं ही बता दूं? तो चलिए मैं ही बताता हूं। तो राफेल विमान सौदा हुआ था फ्रांस के साथ, और फ्रांस की एक कंपनी है डसॉल्ट, उसके साथ। और बहुत सारे राफेल विमान इंडिया आने वाले थे, बहुत सारे आ भी चुके हैं। और आपको ये भी पता होगी कि जो फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी थी, उसके जो मालिक थे ओवियन डसॉल्ट, अभी हाल फिलहाल में एक एयर क्रैश में उनका निधन हो गया। ओके, तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। राफेल विमान फ्रांस अभी काफ़ी लाइमलाइट में है, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए बार बार पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 1300 लड़ाकू वाहनों की खरीद के लिए करार किया है? तो आज डिफेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न है। तो महिंद्रा कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय ने 1300 लड़ाकू वाहनों की खरीद के लिए करार किया है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सब को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। 1-2 बाहर से मंगवाए जाते हैं, बाकी उसी के बेसिस पर इंडिया में खुद से तैयार कर लिया जाता है। ओके, ये हमारी चालाकी भी है। ठीक है दोस्तों, तो रक्षा मंत्रालय ने 1300 लड़ाकू वाहनों की खरीद के लिए महिंद्रा कंपनी के साथ करार किया है। ओके, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला में जानते हैं कि एरो इंडिया 2021 कहाँ मनाया गया? तो आपको पता होगा एरो इंडिया 2021 कर्नाटक के बेंगलुरु में मनाया गया। ओके, डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ मनाया गया? मैंने ऊपर भी बता रखा है, कहाँ? लखनऊ में, मतलब पहले भी मैंने बताया है। ओके, सुखोई विमान किस देश से खरीदा गया है? बताइए आप लोग, मैं बता दूं? चलिए, रसिया से। कहाँ? रसिया से। ठीक है, तेजस विमान का निर्माण किसने किया है? मतलब किस भारतीय कंपनी ने तेजस विमान का निर्माण किया है? तो ये कंपनी भी अभी काफ़ी लाइमलाइट में है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, तो इसने तेजस विमान का निर्माण किया है, और अभी हाल फिलहाल में इसको तेजस विमान के निर्माण के ढेर सारी ऑर्डर्स मिल गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? पृथ्वी जो मिसाइल है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पृथ्वी मतलब सरफेस, तो सरफेस टू सरफेस ये जाती है मिसाइल। ठीक है, पृथ्वी, इसका प्रथम परीक्षण कब किया गया था? तो 1988, फरवरी 1988 में। ठीक है, तो फरवरी 1988 में पृथ्वी मिसाइल का प्रथम प्रक्षेपण किया गया था। कहाँ से? कोई भी मिसाइल होता है उसका प्रक्षेपण ओडिशा के बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि मिशन शक्ति
दोस्तों शक्ति से रिलेटेड आपने दो टर्म देखा, एक मिशन शक्ति है और ऊपर ऑपरेशन शक्ति है। ठीक है, तो मिशन शक्ति, पहले ऑपरेशन शक्ति के बारे में मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि ये जो 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उससे संबंधित है। ठीक है, और शायद मैं उस समय 1974 के परमाणु परीक्षण के बारे में बता दिया था। तो जी नहीं, ये जो मिशन शक्ति नहीं ऑपरेशन शक्ति है उसका संबंध 1998 के पोखरण के परमाणु परीक्षण से है, और ये जो मिशन शक्ति है इसका संबंध जो है एंटी सैटेलाइट है। ठीक है, एंटी मिसाइल सैटेलाइट ये था। इसका कहने का मतलब ये मिशन शक्ति का कि हाल फिलहाल में ही मतलब 2019 में ही इसको लॉन्च किया गया कि ये अंतरिक्ष में ही जो बेकार पड़े मिसाइल है या फिर जो दुश्मन के मिसाइल है उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, तो ये मिशन शक्ति और वो ऑपरेशन शक्ति। क्षमा कीजिएगा, गलती से मैंने उस समय ऑपरेशन शक्ति में 1974 में हुए परमाणु परीक्षण के बारे में बता दिया था, लेकिन ऑपरेशन शक्ति का संबंध 1998 में हुए पोखरण वाले परमाणु परीक्षण से था। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। और ये इतना आसान सा प्रश्न था कि आप लोगों में से कोई भी उत्तर नहीं दे पाए, तो मुझे लगा कि शायद आप लोग को इतना लो लेवल पसंद नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, मैं ही इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये कंगना रनौत जी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? कंगना रनौत। किस फिल्म के लिए? मणिकर्णिका और पंगा। यदि आप लोगों में से कोई मिस कर दिए इन दो मूवीज़ को तो जाकर देख सकते हैं, होली की छुट्टी में देखिएगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं आप में से कितने लोग फिर से दे पाते हैं या जवाब या नहीं। पता नहीं, शायद मैं आप लोगों को पसंद नहीं हूँ इसलिए आप लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करते रहिए। कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द AIFF। तो इस प्रश्न का जवाब आपको क्या करना है? इन चारों ऑप्शन में से चूज कर नीचे कमेंट में देना है। ओके, और एक प्रश्न और आपसे ऊपर ही पूछा गया था पहले प्रश्न में, तो उन दो प्रश्नों का जवाब मुझे चाहिए कमेंट में। देखता हूँ आप में से कितने लोग कमेंट में इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो ओके दोस्तों, आई होप कि आपको आज का सेशन काफ़ी बढ़िया लगा होगा। जो लोग भी, बहुत कम ही लोग अंत तक बन पाते हैं, तो जो लोग भी अंत तक बने हुए उनको तहे दिल से काफ़ी धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। ओके दोस्तों, तो मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जिधर भी जाइएगा दूरी बनाए रखिएगा, फेस मास्क जरूर पहनिएगा। ओके, जब तक आप लोग को दवाई नहीं मिल जाती। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।